नमस्कार, मैं शक्ति सिंह आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 10 को, और आज इसी क्रम में हम इसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इस भाग के अंदर हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन के रासायनिक गुण। पहले दो भागों में पहले भाग के अंदर हमने हेलोएल्केन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, उसके नामकरण के बारे में पढ़ा, और दूसरे पार्ट में हमने एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन बनाने की विधियां पढ़ी थी। आज हम एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें तो एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं, और इनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी है? विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी कौन सी है? धातुओं से अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल। और चौथी कौन सी है? अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। तो इन चारों अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। आज का जो अपना भाग है, इसके अंदर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बोर्ड परीक्षा में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से 100% 1% आता है। इसलिए आज का जो अपनी ये क्लास है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़िए। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन्हें हम शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं। यहां N का अर्थ है न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, और S का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आप इस अभिक्रिया को यहां से देखिए, यहां क्या हो रहा है? ये एक एल्किल हैलाइड है। यहां R एल्किल समूह है और X कोई भी हैलोजन है, और इस एल्किल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां अटैक कर रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इस Cl को रिप्लेस कर रहा है। हो क्या रहा है? जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो नाभिक स्नेही है वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और जो हैलोजन है उसका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो इसको हम ध्यान से यदि समझते हैं तो यहां दो चीजें हो रही। सबसे पहले जो NU लिखा है, NU नाभिक स्नेही को कहते हैं। मैंने पहली क्लास में आपसे चर्चा की थी कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं? जो नाभिक से स्नेह करे, और नाभिक पॉजिटिव नेचर का होता है, इसलिए जितने भी माइनस वाले होते हैं, जैसे OH माइनस है, जैसे CN माइनस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये नाभिक स्नेही होते हैं, और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कर रहा है। यहां किसका प्रतिस्थापन हो रहा है? हैलोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? किसी नाभिक स्नेही के द्वारा हो रहा है। तो एक तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और प्रतिस्थापन करने वाला कौन है, उस आधार पे इस अभिक्रिया का नाम होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जो स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही होते हैं, जो प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं, वो हैलोजन परमाणुओं का विस्थापन कर देते हैं, और खुद इस R के साथ जुड़कर RNU बनाएंगे, और X यहां से विस्थापित हो जाएगा। तो ये तो एक जनरल जानकारी है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आप यहां देख सकते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। इसी कारण इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम SN1 कहते हैं, और एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम SN2 कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 रिएक्शन। ये 2 स्टेप में होती है, 2 पदों के अंदर ये पूरी होती है। सबसे पहले पद में क्या होता है?
ये आप एल्किल हैलाइड देख रहे हो RX, और पहले पद के दौरान यहां से R अलग हो गया है और X अलग हो गया है। क्या हो रहा है इसमें? R अलग हो रहा है, X अलग हो रहा है। X पर नेगेटिव चार्ज है और R पर पॉजिटिव चार्ज। R जो पॉजिटिव है वो कार्बोनियम आयन बना है, इसे हम कार्ब कैटाइन भी कहते हैं या इसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। R की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं। अगर मैं CH3 लेता हूं तो उस CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देखिए यहां पहले पद में क्या हुआ, इस बॉन्ड का ब्रेक हुआ, विषमास विखंडन हुआ, और विषमास विखंडन के कारण एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये जो है ये मंद गति से होता है, स्लो होता है। जो पहला पद है वो स्लो होता है, और आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा जो मंद पद होते हैं वो किसी अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो इस पद पर डिपेंड करेगा। और इसमें होगा क्या, इसमें आप देखिए यदि हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल इस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। आप यहां देखिए अभिक्रिया की दर जो है वो समानुपाती है क्रियाकारक की सांद्रता पर। ये जो बड़ा कोष्टक है इसे सांद्रता से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या है, RX क्या था, जो क्रियाकारक जो क्रिया कर रहा था। तो अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, या मैं ये कह सकता हूं अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइडों की सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए यहां अभिक्रिया का वेग एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को SN1 या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो RX था उसका विखंडन हुआ, R पॉजिटिव बना और Cl या जो X है वो नेगेटिव बना, और जो अभिक्रिया का वेग था वो क्रियाकारक की सांद्रता के समान। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस R के साथ जुड़ जाएगा। कोई भी नाभिक से नहीं, अगर OH माइनस है तो OH माइनस जुड़ जाएगा, यदि Cn माइनस है तो Cn माइनस जुड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, RNU। ये जो सेकेंड स्टेप होती है ये फास्ट गति के साथ होती है। पहला पद मंद पद होता है और दूसरा जो स्टेप होता है वो फास्ट होता है, और इस दौरान जो ये कार्ब कैटाइन है, जो कार्बोनियम आयन है, जो मध्यवर्ती के रूप में बना था, उस पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जुड़ के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो एक बेसिक बात हम इस अभिक्रिया के बारे में करें। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, दो स्टेप में कंप्लीट हुई। पहले पद के दौरान क्या हुआ, पहले पद के दौरान बंध का विषमास विखंडन हुआ, कार्ब कैटाइन बना जो मध्यवर्ती के रूप में था। एक बात आप और यहां ध्यान रखिए, ये समतल ये होता है, प्लेनर होता है। और दूसरे पद में क्या हुआ, दूसरे पद में जो नाभिक स्नेही था वो उस कार्ब कैटाइन के साथ जुड़ गया और उसने प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। अब क्या है, चार चीजें इस अभिक्रिया को प्रभावित करती है, उन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, इस अभिक्रिया के दौरान R पॉजिटिव या R प्लस का निर्माण हो रहा है। अब मैं कुछ R प्लस बनाता हूं आपके सामने। जैसे एक तो मैंने मेथिल CH3 पर प्लस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, एक मैं एथिल CH3 CH2 पे प्लस लगा देता हूं, ठीक। इसके बाद में मैं 2 डिग्री कार्बन लेता हूं, जैसे इस प्रकार से एक CH3 इधर जोड़ देता हूं, एक CH3 इधर जोड़ देता हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और एक मैं 3 डिग्री बनाता हूं, इस प्रकार से ये CH3, ये CH3 और ये CH3, और इस पर क्या लगा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये एल्किल हैलाइड है, यहां मान लीजिए अगर यहां इस CH3 के साथ में मैं Cl जोड़ता तो ये CH3 Cl था, ठीक है। Cl हट गया
ये CH3 पॉजिटिव बन गया। अगर ये CH3 CH2Cl होता तो Cl हट जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया। और अगर यहां Cl जुड़ा हुआ होता तो वो Cl हट जाएगा, ये आइसोप्रोपिल जैसी स्ट्रक्चर बन के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां ये तृतीयक ब्यूटिल कैटाइन बन जाएगा। तो जो एल्किल हैलाइड आपने लिया है वो कैसा है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। और उस हैलाइड का हैलोजन तो हट जाएगा और कार्ब कैटाइन बनेगा। आपको इस बात का पता है कि जो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अगर आप प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड लेते हो या तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हो तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में से Cl जल्दी जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटाइन स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्ब कैटाइन पहले बनना चाहेगा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, इस प्रकार की जो SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, इनमें जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो बहुत जल्दी से यह अभिक्रिया देते हैं। किसकी तुलना में? सेकेंडरी और प्राइमरी एल्किल हैलाइडों की तुलना में। पहली बात तो यदि हम कार्ब कैटाइन के स्थायित्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? 3। आपको एक जानकारी और दे देते, ये जो मेथिल समूह यहां जोड़ रखे हैं ये सारे +I प्रभाव दर्शाते हैं। और जो +I प्रभाव दर्शाते हैं, +I प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज जितना ज्यादा होता है स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होती है। लेकिन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। किन की तुलना में? 2 डिग्री और 1 डिग्री की तुलना में। तो पहली बात तो हमने ये सीखी, आप इसको आगे भी देख सकते हो, जो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन है वो सबसे ज्यादा स्थायी है, इसलिए 3 डिग्री पहले बनना चाहेगा। इसलिए जो हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊं, मेरे पास CH3Cl है और मेरे पास एक इस प्रकार की संरचना है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये दोनों है और मैं SN1 अभिक्रिया करवाना चाहता हूं, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता हूं तो ये अभिक्रिया तुरंत करेगा इसकी बजाय। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका हैलोजन निकलता है तो ये कैटाइन बहुत ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए ये चाहता है कि मेरा हैलोजन जल्दी से निकल जाए, जबकि ये स्थायी नहीं होता है, इसलिए ये हैलोजन आसानी से नहीं निकलता है। ठीक है, तो कैटाइनों की क्रिया जो स्थायित्व है वो तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 डिग्री का और सबसे कम 1 डिग्री का। और यदि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, किसकी तुलना में? 2 डिग्री और 1 डिग्री। दूसरी बात हम करते हैं, विलायक का क्या प्रभाव पड़ता है। अब चाहे SN1 अभिक्रिया हो चाहे SN2 अभिक्रिया हो, ये सभी अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में होती है। और ध्रुवीय विलायक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्रुवीय विलायक ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोटॉन या H+ होता है, और एक ध्रुवीय विलायक ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोटॉन H+ नहीं होता। जिनके पास प्रोटॉन या H+ होता है, जैसे जल है, H2O एक ध्रुवीय विलायक है, इसमें H+ और OH- होता है। तो ये वह ध्रुवीय विलायक है जो अपने साथ प्रोटॉन रखता है। ऐसे ध्रुवीय विलायकों को प्रोटिक ध्रुवीय विलायक कहते हैं। और जिनमें H+ नहीं होता उन्हें हम एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक कहते हैं। जो SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है ये जनरली प्रोटिक ध्रुवीय विलायकों में होती है। जैसे आप जल के साथ करवाइए, अगर आपने इस एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी के साथ कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहते हो तो जलीय माध्यम में करवाइए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि ये जो प्रोटिक H+ होते हैं ये इस हैलोजन को अपने साथ बॉन्ड कर लेते हैं, बांध लेते हैं, जिससे कार्ब कैटाइन बहुत ही आसानी से बन जाता है।
तो विलायक की बात हम करें SN1 अभिक्रियाओं के प्रति, तो ये ध्रुवीय विलायकों में होती है। और ध्रुवीय विलायकों के साथ साथ किस प्रकार के ध्रुवीय विलायक होते हैं? प्रोटिक ध्रुवीय विलायक होते हैं। यदि एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री की तुलना। इसके आगे देखिए, यदि आप यहां से इस अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि जब RX किसी न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कर रहा था तो हो क्या रहा था? पहले स्टेप में ये R पॉजिटिव और X माइनस का निर्माण हो रहा था, ये कार्ब कैटाइन बन रहा और ये समतलीय होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार से ये प्लेनर होता है। प्लेनर होने का फायदा क्या है? जब दूसरे स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो वो इस पर इस तरफ से भी जुड़ सकता है और वो इस पर इस तरफ से भी जुड़ सकता है। दोनों तरफ से वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? जुड़ सकता है। या तो वो इस तरफ से जुड़ेगा या फिर वो इस तरफ से जुड़ेगा। इससे क्या होगा? अगर जो कंपाउंड, जो उत्पाद बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय किनको कहते हैं? अगर आप उस यौगिक के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हो, और अगर समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसा प्रकाश जो एक ही वे के अंदर गति करता है, ऐसे ऊपर नीचे, अगर वो समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे का ऐसा ही गुजर जाए तो जो यौगिक है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय नहीं। लेकिन यदि वो यौगिक उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाए, तो ऐसी स्थिति में वो प्रकाशिक सक्रिय होता है। और यदि वो प्रकाशिक सक्रिय है तो आप देखिए जो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच कर रहा है वो या तो इस तरफ अटैच कर रहा है या इस तरफ, ये समतलीय है, किधर भी अटैच कर सकता है। मैं कहता हूं कि कोई 100 न्यूक्लियोफाइल को मैंने इस कार्बन पर अटैच किया, 50 इस तरफ हो गए और 50 इस तरफ हो गए। कुछ हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं। तो ऐसे में जो इस तरफ हुए वो तो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और जो इस तरफ अटैक किया वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसका मतलब जो मिश्रण है वो रेसेमिक होगा। ये आप इस पार्ट को पढ़ोगे अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री, त्रिम रसायन का एक पार्ट है, उसमें इस पर डिटेल से चर्चा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है इसलिए हम इस पर यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसको लिखा है मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन समतलीय होता है, अतः जो आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही है और इस कार्बोनियम आयन पर हैलोजन चला गया, इस पर नाभिक स्नेही एक्स की दिशा या विपरीत दिशा दोनों तरफ से आक्रमण करता है। अतः यदि क्रियाकारक प्रकाशिक समावयवी हो तो उत्पाद रेसिमिक मिश्रण बनता है। ठीक, तो यहां हमने क्या क्या देखा? एक तो हमने देखा कि यह अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है। पहले पद में कार्ब कैटाइन बनता है, हैलोजन मुक्त हो जाता है। दूसरे पद में जो नाभिक स्नेही है वो क्या करता है? उस R+ के ऊपर अटैक करके उत्पाद का निर्माण। विलायक की प्रकृति किस प्रकार से निर्भर करती है? ये अभिक्रियाएं जो है वो ध्रुवीय विलायकों में होती है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री कम होते हैं और 1 डिग्री उससे कम होते हैं। ये SN1 प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक ही अणु की सांद्रता पे समानुपाती होता है। अब आप यहां से जब हमने इस चैप्टर को शुरुआत किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई प्रबल नाभिक स्नेही, स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही होता है, वो हैलोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है? यहां सबसे पहले R+ बन रहा है, हैलोजन बाहर निकल रहा है, बाद में नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। तो अगर वो बाद में जुड़ रहा है तो वो प्रबल है या वो कम स्ट्रोंग है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि हम न्यूक्लियोफाइल की नेचर की बात करें
तो SN1 अभिक्रियाओं में उसकी प्रकृति कैसी है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इतना तो हमें पता चल गया कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग है वो दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अब वो दो अणु क्या है, क्या होता है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में ये जैसे कोई एल्किल हैलाइड है, मैंने यहां X की जगह Cl लिया है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। ये दो स्टेप में नहीं होती है, केवल एक स्टेप में ये अभिक्रिया होती है। और उस एक स्टेप में क्या होता है, ये Rx या RCl है और ये इधर से पीछे से आएगा और यहां आके जुड़ जाएगा, जैसा आपको यहां दिखाई दे। ये RCl था और ये न्यूक्लियोफाइल आंशिक रूप से पीछे से आकर जुड़ गया। वहां क्या हो रहा था, SN1 अभिक्रिया में Cl हट गया था, R पॉजिटिव कार्ब कैटाइन मध्यवर्ती के रूप में बना था। यहां मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, यहां क्या बन रही है, एक संक्रमण अवस्था बन रही है। और ये जो संक्रमण अवस्था है वो बहुत ही अधिक अस्थायी होती है। तो हम कह सकते हैं ये अभिक्रिया एक ही पद में होती है और इस अभिक्रिया में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मध्यवर्ती नहीं बनता है। और संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही के ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री के बॉन्ड से आकर इस प्रकार से पीछे से जुड़ता है। इसलिए इसे पश्चेत संक्रमण या बैक साइड अटैक भी कहते हैं। समझ रहे हो इस बात को? बैक साइड अटैक का मतलब क्या है, ये हैलोजन जो Cl है वो जुड़ा हुआ है, जैसे मैं इसको X लेता हूं तो X जुड़ा हुआ है, और कोई भी नाभिक स्नेही जो था उसने क्या किया, उस नाभिक स्नेही ने ऐसे पीछे से आकर इस R के साथ जुड़ गया और एक संक्रमण अवस्था बन गई। अब क्या होता है, ये बहुत अधिक अस्थायी होता है, इसलिए ये हैलोजन जो है वो यहां से अलग हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल इस R के साथ जुड़ा था, यहां Cl जुड़ा हुआ है, ये अलग हो जाएगा, ये R, ये Nu और साथ में क्या मुक्त हो जाएगा, Cl चला जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप नहीं हो रहे। क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है विपरीत दिशा में आके, उसके बाद में संक्रमण अवस्था बन रही है, ये अस्थायी होती है, इसलिए ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में RNu। ठीक है, अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो वो दो स्टेप में हो रही थी, जो SN1 थी वो दो स्टेप में हो रही थी और जो SN2 है वो एक स्टेप में। इसके आगे आप देखिए, इन प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारक के अभिविन्यास के विपरीत जो विन्यास था, जो क्रियाकारक का विन्यास था, जैसे R के साथ जो X जुड़ा हुआ था, ये विन्यास चेंज हो जाता है। इस विन्यास में क्या हो जाता है, जो Nu है वो इस तरफ जुड़ जाता है। इसे हम विन्यास का प्रतिपन कहते हैं और इसे वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ सकता है, वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है? तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक का जो अभिविन्यास होता है, उत्पाद का अभिविन्यास उसकी तुलना में विपरीत हो जाता है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये प्रकाशिक समावयवी बनाता है, तो इसका जो क्रियाकारक है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उत्पाद क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर वो डी रूप बनाता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एल रूप बनाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो ये होता है विन्यास का प्रतिपन और इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। अब हम वही प्रभावों की बात करते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है। यदि मैं एल्किल हैलाइडों की बात करता हूं तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये R था और ये
X था और इस तरफ से आकर कौन जुड़ा था, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैच हो गया था। अब जब वो बैक साइड से आके जुड़ रहा है, यहां देखिए मैंने 4 प्रकार के हैलाइड लिखे हैं। ये मेथिल हैलाइड है, ये एथिल हैलाइड जो 1 डिग्री है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड। अगर मैं इन चारों की अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूं तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ आकर जुड़ेगा तो यहां तो जगह ही नहीं है। ये जो CH3 के 3 समूह है, जैसे 1 समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है, इन्होंने पीछे की सारी जगह को रोक रखा है। तो जुड़ने वाले न्यूक्लियोफाइल को बड़ी परेशानी होती है। इसे हम त्रिविम बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा होने के कारण यहां त्रिविम बाधा कुछ भी नहीं है। अगर वो जुड़ने वाला यहां जुड़ता है तो वो बहुत आसानी से जुड़ेगा इन सब की तुलना में। इसलिए यदि हम SN2 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करते हैं तो 1 डिग्री बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं 2 डिग्री की तुलना में, और 2 डिग्री उससे भी ज्यादा क्रियाशील किसकी तुलना में? 3 डिग्री की तुलना। तो उल्टा हो रहा है। वहां SN1 में क्या हो रहा था? कैटाइन 3 डिग्री का स्थायित्व ज्यादा था, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील थे, और यहां त्रिविम बाधा हो रही है। न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक करने में यहां परेशानी हो रही है, इसलिए 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। दूसरी बात, यदि हम विलायक के प्रभाव की बात करें तो वहां जो विलायक थे वो प्रोटिक विलायक थे। विलायक तो ध्रुवीय ही था, लेकिन ध्रुवीय में भी प्रोटिक विलायक था। यहां अप्रोटिक विलायक जैसे एसीटोन है, इनका यूज करते हैं। प्रोटिक विलायक इसलिए नहीं लेते क्योंकि यदि प्रोटिक विलायक हो तो उसका H+ क्या करता है, इस हेलोजन को अपने साथ बॉन्ड कर लेता है, और अगर हेलोजन को अपने साथ बॉन्ड कर लेगा तो जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, उस अभिक्रिया के दौरान यहां कैटाइन बन जाएगा। इसलिए यहां प्रोटिक विलायकों को नहीं लेते। अगर हम इसके बाद में न्यूक्लियोफाइल की नेचर की बात करें तो देखो, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो यहां जुड़ रहे हैं, साथ में ही जुड़ रहे हैं, संक्रमण अवस्था बन रही है, इसलिए वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वहां SN1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन SN2 प्रकार की अभिक्रियाओं में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना, ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आवश्यक होते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है, ये मेथिल क्लोराइड है और इस मेथिल क्लोराइड CH3Cl है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, SN2 अभिक्रिया है। मैंने मेथिल क्लोराइड ही क्यों लिया? क्योंकि ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री क्या, ये सबसे सरल प्रकार का हैलाइड है और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए इसमें ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं घेरते CH3 की तुलना में, इसलिए ये आसानी से यहाँ के अटैक हो जाएगा। ये संक्रमण अवस्था बनेगी, ये अस्थायी होती है, इसलिए तुरंत ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये CH3Nu या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, 2 अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और SN1 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकारक या एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, इसलिए उन्हें हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इन दोनों में अंतर भी पढ़ने हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया व द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कोई 4 अंतर लिखिए। तो हमने अंतर वैसे भी देख रखे हैं, वो SN1 2 पदों में हो रही थी, SN2 केवल 1 स्टेप में हो रही थी। SN1 के अंदर मध्यवर्ती बन रहे थे, SN2 में संक्रमण अवस्था बन रही है। यदि हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करें तो SN1 में
3 डिग्री हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील थे, और SN2 की बात करें तो 1 डिग्री हैलाइड क्या है, ज़्यादा क्रियाशील। और इसमें क्या हो रहा है, विन्यास का प्रतिपन्न नहीं होता, बैक साइड से नहीं जुड़ता, जबकि SN2 में विन्यास का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है। तो आप इन अंतर को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद में जब हम इसका नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे तो हम बहुत सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको लिख लीजिए और इनको बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू।